तो कल एक टास्क दिया था, आप सबको वो किया है किसी ने? A9 या A10 एल्गोरिदम का मैंने कहा था कि फैक्टर्स देख के आएंगे कौन कौन से रैंकिंग के ऊपर जो है डिपेंड करते हैं। किसी ने भी नहीं किए हैं। चलो वो बताई जाओ, ऐसे बताई जाओ, मैं रिपीट करी जाऊंगा। क्या देखना पड़ता है यार? ये म्यूट करना है इन सबको। हाँ जी, कौन सा बता रहे हैं जी? एक फैक्टर Amazon आपकी सेल हिस्ट्री देखते हैं रैंकिंग के लिए। हाँ जी, बेस्ट सेलर रैंक हो गया। वो तो हम बार बार ही बात करी जा रहे कि सेल्स तो सबसे इम्पोर्टेंट है, इससे हट के बताएं। उसकी रेलिवेंसी मैटर करती है। सही है जी। आपकी यानी कि लिस्टिंग जो है सिंपल इन शॉर्ट अगर कहूँ हाईली ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। अगर आप लोग रैंकिंग में अच्छा करना चाह रहे हैं अपनी लिस्टिंग को, तो आपकी लिस्टिंग हाईली ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। अच्छे कीवर्ड यूज हो उसमें, ऑप्टिमाइज वे में कीवर्ड यूज हो, और हाईली रेलिवेंट कीवर्ड यूज हो, इररेलेवेंट ना हो। क्योंकि वो ये चीजें क्यों मैटर करती हैं? क्योंकि यही चीजों से सेल आएगी ना। कॉपी राइटिंग ही है ना आपकी। फिजिकली कस्टमर प्रोडक्ट को नहीं देख सकता, तो उसने उन चीजों को पढ़ना है। जितने लोग कस्टमर कन्वर्ट होंगे, वो एल्गोरिदम समझ देगा कि इसकी बुलेट्स पढ़ के कन्वर्ट हो रहे हैं, इसकी ईबीसी या डिस्क्रिप्शन पढ़ के हो रहे हैं, या टाइटल पढ़ के, तो ये अच्छे हैं, तो वो उसको स्कोर अच्छा देता जाएगा लिस्टिंग को। तो इसलिए ये भी एक फैक्टर है। और कोई देखे? वो तो लिस्टिंग में आ गया ना, जब मैंने कह दिया कि लिस्टिंग ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। मैंने वो भी बात कल हमने कर ली थी कि जो ओल्ड एज लिस्टिंग है उनके साथ जो है compete करने के लिए हमें प्राइस गिरानी पड़ेगी, अदरवाइज अमेज़न हमें उनसे जीतने नहीं दे सकता रैंकिंग में स्टार्ट में। ठीक है जी। लेकिन जब फिर आप भी पुराने हो जाएंगे, फिर वो जंग सेल की रहेगी। जिसकी सेल वेलोसिटी अच्छी रहेगी वो अच्छा चलता जाएगा, जिसकी सेल वेलोसिटी कम होगी वो बुरा जाएगा। हाँ जी सर, ये बहुत अमेज़न की नजर में आप आउट ऑफ स्टॉक एक दफा हो गए ना सर, बहुत बुरा झटका है, बहुत बुरा झटका है जी। मैंने ये खुद फेस किया है वो एक्सपीरियंस आउट ऑफ स्टॉक होने का। 1.5 माह में मेरी इन्वेंट्री खत्म हुई थी, हम आउट ऑफ स्टॉक हो गए। 4 महीने हम आउट ऑफ स्टॉक रहे थे, और उसके बाद जब इन्वेंट्री आई, वही इन्वेंट्री थी, वही लिस्टिंग थी, वही इमेजेस थी जो 1.5 माह में आउट ऑफ स्टॉक हुई थी सर। 3 महीने में ये सेल ही नहीं आई। ये रिसेंट की बात बता रहा हूँ, ये बैम्बू स्टीमर की बात बता रहा हूँ। हाँ जी, मैंने आपको बताया था ना कि मेरा स्ट्रगलिंग अकाउंट है। वो स्ट्रगलिंग अकाउंट इसीलिए है कि 1.5 महीने में ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया था तब स्टार्ट में, और फिर 4 महीने में इसकी इन्वेंट्री नहीं थी मिली। 4 महीने हमें आउट ऑफ स्टॉक रहे, जिसकी सजा क्या हमें अमेज़न दे रहा है कि हमें सेल नहीं मिल रही। हर चीज कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या। हाँ जी, आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक हो गए ना, स्टॉक खत्म हो गया अमेज़न के वेयर हाउस से। हाँ जी, वो सेल, हाँ स्टॉक मेरा हमारा इसलिए खत्म हुआ सर, मैंने सोचा ये था कि नवंबर में मुझे बहुत अच्छी सेल पड़ी है, नवंबर 2021 में। तो मैं क्या करूंगा कि नवंबर के एंड पे जाके देखूंगा कि पूरे मंथ में कितने यूनिट बिके हैं, क्योंकि नवंबर का महीना ऐसा था कि मुझे रोज के 12-15 ऑर्डर जा रहे थे। तो मैंने कहा नवंबर के महीने के एंड पे देखूंगा पीछे इन्वेंट्री क्या बची, उस हिसाब से अगला महीना एस्टिमेट करेंगे और इन्वेंट्री की कॉल कर देंगे, न्यू इन्वेंट्री की। उधर आ गया सर 3 दिन आ गए यूएसए में, ब्लैक फ्राइडे, साइबर मंडे और थैंक्स गिविंग डे। ये तीनों दिन साथ साथ ही आते हैं। सबसे पहले आता है साइबर मंडे, ब्लैक फ्राइडे से एक दिन पहले। नहीं, ब्लैक फ्राइडे से एक दिन पहले आता है थैंक्स गिविंग डे, 25 नवंबर को। 26 को होता है ना ब्लैक फ्राइडे। ब्लैक फ्राइडे हर साल की 26 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। 26 नवंबर से एक दिन पहले थैंक्स गिविंग डे है, और ब्लैक फ्राइडे के फौरन बाद जो मंडे आएगा वो साइबर मंडे के नाम से जाना जाता है। ये 3 इवेंट्स है। इन 3 इवेंट्स पे मैंने अमेज़न का प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट चला दिया। प्राइस मेरी गई जो अमेज़न रिकमेंड करता है, उसी प्राइस पे आपको प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट देना पड़ता है। वो प्राइस मेरी बनी $19.42। खरीद कितने की थी मेरी प्रोडक्ट की? 19.39 की। कितने परसेंटेज पे गया प्रॉफिट पे? कुछ भी नहीं, 0.03।
ब्रेक इवन पे था सर, 3 दिन में 350 यूनिट बिक गए। चलानी, हाँ जी चलानी चाहिए थी, चलानी चाहिए थी सर। यही तो दिन होते हैं जहाँ पे लोग सेल उठाते हैं, अपने पिछले लॉस को पूरा कर जाते हैं। पर वो नुकसान ये हुआ कि अमेज़न ने मुझे प्राइस ही नहीं दी। अब वो कैसे नहीं प्राइस दी, मैं वो भी आपको आज सारी साइंस समझा देनी, ताकि जब आप लॉन्च करें तो वो बात आपके माइंड में हो। मैं लैपटॉप इसलिए नहीं चलाया कि आज भी डिस्कशन ही है, वो बात आप सबके माइंड में हो और उसको आप पहले दिन से लेके चलें, और जो गलती मैंने की है वो आपको ना करनी पड़े। तो वो सर आउट ऑफ स्टॉक नहीं होना, आउट ऑफ स्टॉक कभी नहीं होना है। वो रैंकिंग भी गिर जाती है। मैं दोबारा 700-800 से स्टार्ट हुआ था, और वो ना आपका एल्गोरिदम, आपकी पीपीसी कैंपेन, हर चीज का बेड़ा गर्क हो जाता है, क्योंकि 4 महीने आपकी सेल नहीं आ रही, डाटा जो ट्रेंड हुआ था उसको वो ट्रेनिंग नहीं मिल रही, वो पुराने का भी गड़बड़ हो जाएगी। सर आपकी वही मेरी वही कंपनी जो मुझे 20% कॉस्ट दे रही थी, वो इस टाइम मेरी 70% कॉस्ट पे चल रही। एक कॉस्ट मतलब एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ऑन सेल, यानी कि सेल करने की एडवर्टीजमेंट के पैसे दे रहा हूँ। 70% का मतलब पता क्या है? क्या मतलब है 70% का? ये प्राइस 20 रुपए की है ना, तो मैं एक्स्ट्रा 70 रुपए जेब से दे रहा हूँ कि यार ये खरीद लो। 70 रुपए नहीं, 70% अपनी प्राइस का, अपनी प्राइस का, यानी कि 20 रुपए की है ना, तो 20 रुपए के 70% कितने बनेंगे? लेट्स सपोज 3 रुपए बन रहे, तो मैं कहूंगा यार ये लो 3 रुपए, मेरी प्रोडक्ट भी खरीद लो, 3 रुपए दे के प्रोडक्ट खरीद लो। अगर एक कोज मेरी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ऑन सेल मेरी 100% है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं उन्हें कह रहा हूँ कि ये लो मेरी प्रोडक्ट ले लो फ्री में, फ्री में ही है ना। 100% कॉस्ट का मतलब क्या है कि 20 रुपए की प्रोडक्ट है और 20 रुपए ही मैं लगा रहा हूँ उसको बेचने के लिए, तो मुझे क्या बच रहा है? कुछ भी नहीं, जेब से 20 रुपए उल्टे जा रहे हैं। सही है ना? तो ये सीन हुआ आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह से, तो इसलिए आप लोगों ने आउट ऑफ स्टॉक से पनाह मांगी, अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत अच्छी रखनी। इस तरह के दिन आ जाए ना कि अब वो 3 दिन में 350 यूनिट निकला, पता भी नहीं चला, आइडिया भी नहीं था। मेरे दोस्त की शादी थी, मैं शादी अटेंड कर रहा था कि 3 छुट्टियां हैं जी, जम्मू हफ्ता इतवार, मैं तलाकंग बरात पे गया हुआ था, ढोल के आगे नाच ताप कर रहे थे हम। जब मैं शाम को घर वापस आया, मैं खुश था कि यार 150 यूनिट बिक गया एक दिन में, अगले दिन भी 150 बिक गया, अगले दिन भी 150 बिक गया। मैंने कहा बड़ी खुशी हुई है, इतने यूनिट बिक गए। वो तो जब उसके साइड इफेक्ट आए हैं तब मुझे पता चला कि हम सर स्टॉक आपका इतनी जल्दी नहीं ना आता जब आप चाइना से मंगवा रहे हैं। वही तो आपको बता रहा हूँ कि वही तो एनालिसिस करना था मैंने नवंबर के एंड पे, और नवंबर के आखिरी 3 दिनों में ये काम हो गया, एनालिसिस करने का तो टाइम ही नहीं मिला। क्या इसका? नहीं 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 सर, प्रोडक्ट का तो फर्स्ट टाइम था ना। हाँ जी, नहीं नहीं वो प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम थी, मेरा एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम वाला नहीं था, उससे पहले मैं 2 लॉन्चेस कर चुका था। उस प्रोडक्ट का वो फर्स्ट टाइम था। अब वो प्रोडक्ट अभी बिकनी शुरू हुई थी, 1000 यूनिट पड़ा था। इसी की बात कर रहा हूँ, बैम्बू स्टीमर की बात कर रहा हूँ, ये सितंबर में लॉन्च की थी, पूरे सितंबर में सेल नहीं थी आई, ठीक है। अक्टूबर के मिड में सेल आनी स्टार्ट हुई, 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर, नवंबर के स्टार्ट में हमें 12 ऑर्डर पड़ने लगे। तो अब मुझे बताएं ज्यादा एनालिसिस करने के लिए नवंबर का महीना अच्छा था या अक्टूबर का? नवंबर का। तो नवंबर का वेट करते करते वो नवंबर में ही 350 यूनिट निकल गया। आप समझिए बात को? अच्छा जी, और हाँ जी सर आपका डिफेक्टिव रेट भी कम होना चाहिए। Amazon कहता है कि ऑर्डर डिफेक्टिव रेशियो जो है ना 2.5% से एक्सीड ना हो। जितनी आपने सेल की है
उसका 2.5% से ज्यादा ना है आपका डिफेक्टिव रेट, वरना आपकी अकाउंट हेल्थ पे इशू पड़ता है। आपके डिफेक्टिव रेट ज्यादा होते जाएंगे, वो लिमिट 2.5 से बढ़ती जाएगी, आपकी अकाउंट हेल्थ कम होती जाएगी। एक टाइम आएगा आपकी अकाउंट हेल्थ इतनी कम हो जाएगी कि अमेज़न आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा। ठीक है जी। तो इसलिए आपने अपना ये रिटर्न रेट, ऑर्डर डिफेक्टिव रेट, मतलब क्या कि आपकी प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट ना हो ना किसी किस्म का। अगर डिफेक्ट आया, रिटर्न पड़ गया उस डिफेक्ट की वजह से, वो डिफेक्टिव रेट आपका बढ़ने लग जाना है। तो आपने इस चीज को भी मेंटेन रखना है। इसका तरीका क्या है कि डिफेक्ट आ गया, कस्टमर के साथ राब्ता करके उसको किसी तरह कंपनसेट करो कि वो आपको रिव्यू ना दे डिफेक्टिव रेट के ऊपर, उससे कोई रिप्लेसमेंट ले लो, प्रोडक्ट भी नहीं ले लो, पैसे भी ना वापस ले लो, नई प्रोडक्ट भी ले लो, पर ये काम ना करना। इसका डायरेक्ट नहीं कह सकते हम कि ये ना करना, वो भी हमें ही पेनल्टी पड़ेगी। कस्टमर से आप रिव्यू नहीं मांग सकते, उससे नेगेटिव रिव्यू डिलीट करने का नहीं कह सकते, वो अपनी मर्जी से कर दे तो कर दे। उसने आपको डिफेक्टिव रेट के ऊपर कमेंट भेज दिया, रिटर्न भेज दी, उसको आप ये नहीं कह सकते कि रिप्लेसमेंट ले लो, पैसे वापस ले लो, डबल पैसे ले लो, जिस तरह भी उसे मना लिया, ये नहीं आप कह सकते कि यार उस चीज को डिलीट करो, वो उसकी मर्जी। सही है जी। हाँ जी, और कुछ? वो तो वो इतना रैंकिंग में नहीं इफेक्ट करते, वो कन्वर्जन पे इफेक्ट करेंगे, क्योंकि जो लोग ज्यादातर मोस्टली क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं एक प्रोडक्ट से रिलेटेड, इसका मतलब तो यही है उनके उनके ये कंसर्न है जिनको दूर करना चाहिए। उनको फिर हम अपने बुलेट्स में, डिस्क्रिप्शन में टारगेट कर लेंगे, वो तो मैं कन्वर्जन में हेल्प करेंगे। और कुछ नहीं, वो भी नहीं मैटर करता रैंकिंग में, वो तो सेल्स पे मैटर करता है बस। एफबीए अगर अमेज़न का अपना है तो वो उसको वैसे ही आगे रखता है। अच्छा जी, कल मैं आपको वो बता रहा था ज़ोन गुरु, वो ज़ोन गुरु नहीं है, वो ज़ोन गुरु तो इसी तरह का टूल है जैसे हीलियम जेएस हम यूज करते हैं, ठीक है। वो ज़ोन जंप है, ZONJUMP। हाँ जी, हाँ जी, आप यूज कर सकते हैं अमेज़न में भी पीएल के लिए। अच्छा, ये ज़ोन जंप है, इधर जाके आप अपने डिस्काउंट बना सकते हैं, कूपन बना सकते हैं, वो फिर अपनी, जैसे मैंने ऑडियंस का बताया था, वो अपनी ऑडियंस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वो ऑडियंस आप आके आपसे बाय कर लेगी। ये आज से 2-2.5 साल पुराना हमारा लॉन्च का एक मेथड होता था, जिसे हम लॉन्च पैड्स भी कहते होते थे, ठीक है। लॉन्च पैड्स भी इसी स्ट्रेटेजी का नाम है कि आप डिफरेंट कूपन्स बनाएं, डिफरेंट वाउचर्स क्रिएट करें, सोशल मीडिया प्रोमो कोड क्रिएट करें, और आप लोग जाके लॉन्च पैड्स की जो वेबसाइट्स हैं उधर जाके दे दें, वो अपनी ऑडियंस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और आपका सेल लाइन लग जाएगी ना। ये तरीका है। अब कल से हम इतनी बातें कर रहे हैं रैंकिंग की, सारी बातें क्या हो रही हैं, सिर्फ सेल्स लाने के लिए, ठीक है ना। कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट हैं, जो चलनी है, वो क्या मैंने आपको बताया था कि यार कोशिश करना सेल आए, नहीं आ रही तो चुप करके 4 से 5 रिव्यूज करवा लेना पहले 15 दिन में, बताया था ना मैंने आपको। क्योंकि अगर आप लोग कहना अच्छा सेल नहीं आ रही, मैं आज कुछ टर्मिनोलॉजीज भी डिस्कस कर लेंगे हम, बल्कि मैं हम वो कर चुके हैं। जब मैंने बताया था कि आपको क्लिक ना आ रहे हो तो मेन इमेज, टाइटल, प्राइस नहीं आ रही, तो फिर वो जो आपका डिटेल पेज है जिसमें 7 इमेजेस है, टाइटल, बुलेट, सीबीसी है, वो चीजों में कहीं ना कहीं खामी है कि कन्वर्ट नहीं हो रहा बंदा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो अभी मैं क्या बता रहा था? हाँ जी, नहीं, रिव्यूज का बता रहा था कि अगर आपको स्टार्ट में क्लिक्स पड़ रहे हैं, कन्वर्जन नहीं हो रही, तो आंखें बंद करके तस्वीरें, टाइटल, बुलेट्स या एबीसी ना बदलने लग जाना कि इसको इंप्रूव कर लें, मजीद इंप्रूव नहीं, पहले देखना कि यार रिव्यूज का तो इश्यू नहीं, हम रिव्यूज को जनरेट करके देख लें कि वो उससे हमारी सेल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। सही है ना, क्योंकि सोशल प्रूफ फर्स्ट प्रायोरिटी पे। सही है, तो इसलिए वो रिव्यूज आपने ज्यादा मेक श्योर करने हैं। सर आप जरा रिव्यूज के ऊपर थोड़ी सी बात कर लें साथ ही। मैंने ये बात आपको नहीं अभी तक बताई हुई, अमेज़न के ऊपर ना रिव्यू वेलोसिटी है, एक वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड है जिसको अमेज़न फॉलो करता है रिव्यूज का, वो वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड है 3%। कितना है जी? इसका मतलब क्या है, 100 लोग अगर आपसे ऑर्डर ले रहे हैं तो सिर्फ 3 लोग रिव्यू देंगे, समझ रहे हैं।
अगर आपके पास 3 रिव्यूज हैं तो बैकएंड पे आपके 100 ऑर्डर निकले होने चाहिए। सही है, ये अमेजोन कहता है, अमेजोन कहता है ऊपर नीचे हो जाता है काम, लेकिन ये वो चीज है जो रिपीटेटिवली हो रही हो ना, तो अमेजोन फिर कान खड़े करता है। यहां से फिर रिव्यू मैनिपुलेशन पकड़ी जाती है। रिव्यू मैनिपुलेशन क्या है, जो मैं आपको कह रहा था कि हम कुछ फेक रिव्यूज जनरेट करवाते हैं, लेकिन आप अगर, मैंने आपको क्या कहा, सिर्फ 4 से 5 फेक रिव्यूज जनरेट कराए ना, उसके ऊपर कोई मसला नहीं आता ना, इतनी सी वो छूट दे देता है। लेकिन जिस तरह कल डिस्कशन की थी कि हम गिव अवेज करते रहते हैं, रिव्यूज लेते रहते हैं, वो हजारों में हम फेक रिव्यूज जनरेट करते हैं, सर वो रिव्यू मैनिपुलेशन आई, साथ ही अकाउंट खत्म। सही है जी। तो एक चीज माइंड में रखनी है कि अगर आप लोगों ने फेक रिव्यू भी जनरेट कराना है ना, तो अमेजोन की साइकी पे खेलना है 3%, समझ रहे हैं, ताकि हमारा भी काम हो जाए, अमेजोन को भी दुख ना हो। सही है जी। 3% रिव्यू वेलोसिटी चाहिए आपको, ये वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड है जिसको अमेजोन फॉलो करता है। जरूरी नहीं है कि आपके 4 रिव्यूज हो गए 100 लोगों में से तो अमेजोन ने आपको सस्पेंड कर देना, नहीं, ऐसे भी नहीं है। लेकिन फिर भी हमने अपनी सेफ एंड पे खेलना। सर 100 ऑर्डर पे 10 भी हो सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन जब हमने फेक करवाने हैं ना, तब हमने इस पे ही खेलना है 3%, तब हमने ये काम नहीं करना। सही है, तब हमने 3% पे खेलना है। ऑर्गेनिकली आएंगे ना, आप डट के अमेजोन से कह सकते हो कि भाई लो करो इन्वेस्टिगेशन, मैंने तो नहीं करवाए, 100 लोगों में से 10 ने दे दिए, मैं क्या करूं, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन जब फेक करवाने तब आप लोगों ने 3% से नहीं हिलना। सही है, इसका भी अब आपको एक तरीका बता देता हूँ। स्टार्ट के जो 15-16 दिन है वो हमने देखा हनीमून पीरियड है। हनीमून पीरियड में छूट है, आप 50% रिव्यू वेलोसिटी करवा लो, यही है। लेकिन फिर वो 15 दिनों में, वो 15 दिनों में, महीने तक भी खैंचा हुआ है, मैंने रिस्क लेके बच गया। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग भी महीने तक ट्राई कर लो, बाद में आप लोग को जी हमारा अकाउंट गया। तरीका क्या था, बैम्बू स्टिपर की बात ही करने जा रहा हूँ, इसने मुझे बहुत चीजें सिखाई है। हाँ, इसने क्या किया जी, ये हमें स्टार्ट में सेल नहीं था दे रहा, हर चीज कर ली थी। मैंने अपने सीनियर से कांटेक्ट किया, नहीं, फिर अपने टीचर से कांटेक्ट किया, उन्होंने फोन पे हमें बताया जी, उन्होंने कहा कि आपकी जो प्रोडक्ट है ना, अब ये भी आपके सुनने वाली बात है, कल को आप लोगों के साथ भी ये हो सकता है। उन्होंने कहा आपकी प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक, नेचर से बनी हुई है, बैम्बू है ना, नेचुरल चीज है, केमिकल नहीं है, कोई आर्टिफिशियल नहीं है। इसकी खासियत क्या है जी, कि फूड हेल्दी है, कुकिंग हेल्दी है, लोग फ्रेश रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। इस तरह की जो प्रोडक्ट्स है ना, उनके लिए लोग भी बड़े कॉन्शियस होते हैं। सही है, अब वो बैम्बू स्टीमर ले रहे हैं अपनी हेल्थ के लिए, शकील साहब कह रहे हैं मैंने स्मार्ट होना है, सही है ना, लेकिन अब ये मुझे स्मार्ट करेगी कि नहीं, ये मैं कहां से पता करवाऊं, समझ रहे हैं बात को। लोग पैशनेट होते हैं ऐसी प्रोडक्ट्स के लिए, और ऐसी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का बायर हमेशा एजुकेटेड होगा, वो पढ़ा लिखा होगा, तो उसे पता होगा कि यार इसमें जो खाना बनेगा वो मेरी डाइट के लिए, मेरी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, अच्छा है, तो वो पढ़ा लिखा होगा। अब वो पढ़ा लिखा होगा, वो रिसर्च करेगा इसके ऊपर, फिर बाय करेगा। तो उन्होंने कहा आपकी खामी पता किधर है, उस बंदे का ट्रस्ट नहीं बिल्ड हो रहा आप लोगों की लिस्टिंग के ऊपर, जो भी कस्टमर आ रहा है, ट्रस्ट क्यों नहीं बिल्ड हो रहा, क्योंकि आपके पास रिव्यू जीरो है। ये प्रोडक्ट ऐसी है जो ऑर्गेनिक है, जिसके लिए लोगों को ट्रस्ट चाहिए, ट्रस्ट के लिए लोगों को सोशल प्रूफ चाहिए कि जिन्होंने ऑलरेडी बाय किया है वो इस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है कि नहीं है, क्योंकि इसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट या इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी हेल्थ के ऊपर है। तो उसने कहा था कि इसके ऊपर कुछ रिव्यूज ले लो, फिर आपसे प्रोडक्ट संभाली नहीं जाएगी। सर 5 रिव्यूज लिए थे, 1.5 महीने बाद आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे, संभाली नहीं थी। सही है ना, तो ये चीज भी आती है। हाँ जी, वो फेक, फेक भी देखिए, मैं इधर बैठा हूँ, फेक भी आपको तरीका कहूंगा, वो फेक नहीं होंगे। फेक वो होंगे रिव्यूज जो आप जेनिस से लेंगे। जेनिस की टर्म यूज की जाती है, जैसे प्रोक्सी मार्केटर्स है ना, उन्होंने जो बंदे रखे कह देते हैं, उन्होंने जी अपनी जेनिस रखी हुई है, जेनिस को कह देते हैं कि जाके ऑर्डर करें, रिव्यू दे दे। सर हमने ये काम नहीं किया, हमने लिए फैमिली फ्रेंड्स। अब मेरी ये बात जरा गौर से सुन ले, कोई नहीं बताएगा।
हमने ये लिए फैमिली फ्रेंड से। करना क्या है, ऑब्वियसली मेरा ये क्लाइंट गोरा था, बाहर का था, उसके दोस्त, उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड वो भी सारे बाहर के, वो भी सारे अमेजोन से बाय करते होंगे, सबके कहीं ना कहीं अमेजोन पे अकाउंट होंगे। सिंपल ये काम किया। उस बंदे को मैंने कहा जी मुझे 50 ऑर्डर लेके दो, 50 में से 20 रिव्यूज लेके दो। 50% रिव्यू वेलोसिटी जनरेट करवाई मैं, क्योंकि मेरा स्टार्ट था अभी, तो मुझे पता था कि कहीं ना कहीं अमेजोन रिलैक्सेशन दे देगा, लेकिन रिस्क भी था कि हनीमून पीरियड गुजर गया मेरा। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम हनीमून पीरियड पे जितनी दफा मर्जी एंटर हो सकते हैं, सही है, जब मर्जी हनीमून पीरियड पे एंटर हो जाए। न्यू लिस्टिंग है कि नहीं है, खैर है, मशीन है ना, हम भी कंप्यूटर के स्टूडेंट रहे हैं, हमें पता है मशीन को कहाँ से पागल बनाना है। हमने बना लिया, हमने दोबारा हनीमून पीरियड पे एंटर किया। बताता हूँ, सब्र तो करें, ये तरीका तो सुन लें अभी। अच्छा जी, 50 ऑर्डर करवाए क्लाइंट को, मैंने कहा और रिव्यूज दो। अब रिव्यूज की मैनिपुलेशन अमेजोन के लिए कान ना खड़े हो, वो कैसे बचाने थे। जेनिस का और इधर क्या मसला था, जहां से अमेजोन के एल्गोरिथम को पता लग जाता था कि ये पेड रिव्यूज है और हमारे नहीं पता चले। सर उसका तरीका ये था कि मैंने अपने क्लाइंट से कहा कि रिव्यूज करवाने अपने उन दोस्तों से जिनकी ऑलरेडी अमेजोन के ऊपर बाइंग हिस्ट्री पड़ी है, जो ऑलरेडी अमेजोन से चीजें बाय करते हैं और रिव्यू देने की भी आदत है उनको। समझ रहे बात को। जब मुझे पता होगा कि इस भाई की ये आदत है, इसने फिर ये कर दिया, अच्छा यार इसकी तो आदत है, समझ रहे हैं? इस तरह हमने एल्गोरिथम को बताया कि ये तुम्हारे ऑर्गेनिक रिव्यूज थे। क्यों? अच्छा, और हैं कि मैक्सिमम कितने रिव्यूज मुझे आप दो, अमेजोन से कहोगे आप, अमेजोन आपको मैक्सिमम 30 रिव्यूज दे सकता है। कितने दे सकता है जी? हाँ जी,
30 रिव्यूज, बस इससे ज्यादा नहीं। सही है। स्टार्ट में तो ये प्रोग्राम था जी फ्री सबके लिए, अब अमेज़न इसके $200 चार्ज करते हैं। ठीक है जी, कितने डॉलर चार्ज करता है? $200। $200 आप अमेज़न को देंगे। इसका प्रोसीजर क्या है वो सुन लें। अमेज़न के पास अपने मखसूस लोग है ना, कस्टमर, उसके फेवरेट कस्टमर है अमेज़न के। अमेज़न उनको बुलाएगा। एक और बात, ये जो आपने 30 रिव्यूज अमेज़न को कहा ना मुझे 30 दे दो, 10 दे दो, 15 दे दो, मैक्सिमम 30 है, कम से कम जितने मर्जी, वो फिर आपके जितने प्रोडक्ट वो 30 निकलेंगी वो फ्री निकलेंगी। अमेज़न उनके पैसे नहीं आपको देगा। जितने रिव्यूज आप अमेज़न से लोगे आपको जेब से भी $200 देने पड़ेगा, और साथ में अगर आप 30 ले रहे हो तो वो 30 की 30 प्रोडक्ट भी फ्री जाएंगे। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ताकि कल आप क्लाइंट को बता सको। करने से पहले उसको बताओ कि ये कर लूं, हाँ जी कर लो। अच्छा, करता कि अमेज़न जो उसके फेवरेट कस्टमर्स हैं, जिनके ऊपर उसको अंधा एतमाद है, वो उन कस्टमर्स को बुलाएगा, उनसे कहेगा कि यार ये लो प्रोडक्ट, इसको यूज करो हफ्ता 10 दिन, और अपना न्यूट्रल सच्चा पक्का रिव्यू मुझे दे दो इसके बारे में। इस बंदे को जाके दे दो क्या रिव्यू? सच्चा रिव्यू, न्यूट्रल जो है वो। अब इसमें रिस्क भी है, $200 भी जेब से लगा, 30 की 30 प्रोडक्ट भी फ्री गई। सर अगर वो प्रोडक्ट में खामी निकल आई यूज करते के दौरान, तो आपको नेगेटिव रिव्यू भी आ सकता है। समझ रहे हैं जी? अमेज़न के पसंदीदा बंदे से भी नेगेटिव रिव्यू आ सकता है, लेकिन रिस्क तो लेना पड़ेगा। मैंने 30 रिव्यूज में एनरोल करवाया था, मुझे 4 आए थे, चारों 5 स्टार आए थे। उसके बाद 5वें के बाद आया नहीं कोई, यानी कि 4 के बाद आया नहीं। हालांकि मैंने 30 इनरोल कराए थे, उन्होंने मेरा कैंसिल कर दिया पीछे से। मैंने उनसे पूछा आपने कैंसिल क्यों कर दिया, पता नहीं क्या रीजन दे रहे थे, मुझे समझ नहीं आई। लेकिन तब तक मेरे रिव्यूज 50 क्रॉस कर चुके थे ऑलरेडी, तो मुझे जरूरत नहीं पड़ी दोबारा से इनरोल करवाने की। हाँ जी, कहाँ से गई थी? नहीं नहीं नहीं, वो आपको ऑर्डर पड़ेगा, उस ऑर्डर के नीचे जो टोटल प्राइस 0 लिखी होगी वो आपको पता लग जाएगा कि ये मेरा वाइन ऑर्डर निकला है। तो जैसे जैसे ऑर्डर निकलेगा वैसे वैसे वो आएगा रिव्यू आपको। ठीक है जी, ये अमेज़न वाइन प्रोग्राम है जो आप लॉन्चिंग के टाइम अपना कर सकते हैं रिव्यू बिल्ड करने के लिए। हाँ जी, जितने वाइन ऑर्डर निकलेंगे, वाइन ऑर्डर आप 30 इनरोल करवा सकते हैं अमेज़न को। वो ये भी नहीं है कि एक ही हफ्ते में 30 निकलेंगे, हो सकता है कि वो 6 महीने में 30 पूरे करे आपके रिव्यूज, वो उसके ऊपर है। ठीक है जी, और क्या रह गया? हाँ जी, किसको? जिसको आपने कहा कि ये देने के लिए जो आपने कस्टमर हो या अपने, वो मेरा क्लाइंट, वो तो मेरा क्लाइंट था, उसी की जो प्रोडक्ट थी उसको तो फायदा ही फायदा, उसकी तो बिकनी थी, मेरी थोड़ी बिकनी थी। तो मैंने सीधा क्लाइंट को कहा कि भाई देखो, देखिए हमारा मेन काम है स्ट्रेटेजीज बताना, और जो हम अमेज़न पे कर सकते हैं वो बताना। मैंने उसे कहा कि भाई हमें ये चीज चाहिए, और इसके लिए हमें चाहिए बंदे। जारी बात है मैं पाकिस्तान में हूँ, मैं कहाँ से यूएसए के बंदे ढूंढता फिरूंगा? बाहर से करवाएंगे वो पकड़े जा सकते हैं, अमेज़न हमें फाइन कर सकता है, पेनलाइज कर सकता है। तो मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ, तुम करो। अब जारी बात है जिसके इतने पैसे लगे वो तो करेगा सारा कुछ। और क्या रह गया जी लॉन्चिंग रैंकिंग के ऊपर बात करने के लिए? रिव्यू वेलोसिटी भी होगी, फेसबुक को कैसे यूज करते हैं वो भी देख लिया, पिंटरेस्ट से भी लोग लॉन्च कर रहे हैं। सिंपल से काम है, आपने ट्रैफिक लानी है अपनी लिस्टिंग पे, और आपकी लिस्टिंग ऐसी होनी चाहिए कि उस पे सेल हो रही हो, वो आपने डिस्काउंट दिया हो, वो कुछ भी दिया हो। समझ रहे हैं ना? वो आपके प्रोडक्ट का डिटेल पेज ही है जो बंदे को कन्वर्ट करेगा। अमेज़न के जो कस्टमर हैं उनको आपके अदर कंपटीटर्स नजर आ रहे हैं, वो रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, दूसरों के पास जा सकते हैं। लेकिन जो आप डायरेक्ट फेसबुक से अपने पेज पे लेके आ रहे हैं, उनको तो आपके कंपटीटर नहीं ना इतने नजर आ रहे, वो क्यों नहीं कन्वर्ट होते? वो तब होंगे इंशाल्लाह जब आप लोगों की टाइटल, बुलेट्स, इमेजेस, ईबीसी हर चीज उनके दिल पे लग रही होगी, उनके हर कंसर्न्स का आंसर आपके लिस्टिंग के अंदर होंगे, तो वो लाजमी बाय करेंगे। ठीक है जी,
तो ये हमारे कुछ टेक्निक्स थी। मैनी चैट बता दिया मैंने आपको, जो हम पुराने दौर में यूज करते थे। हाइपर फेज 1, हाइपर फेज 2, जोन जंप भी बता दिया, लॉन्च पैड्स भी बता दिया। पिंटरेस्ट से भी लोग ट्रैफिक लेके आते हैं, पिंटरेस्ट पे एड्स भी चलती हैं, पिंटरेस्ट के ऊपर लोग पिन्स बना बना अपलोड करते रहते हैं। जैसे ही वो रैंक करने लग जाते हैं, ऐसी होती है ना पिंटरेस्ट की भी बकायदा, वहां से फिर ऑर्गेनिक ट्रैफिक लिंक उन्होंने अपनी दिया होता है। ठीक है जी। और क्या रह गया जी डिस्कस करने वाला? फेसबुक भी हो गया, पिंटरेस्ट भी हो गया। सर टिकटॉक से भी आप लेके जा सकते हैं। टिकटॉक से कैसे? टिकटॉक पे भी ऐड चलती है सर, टिकटॉक पे भी ऐड चलती है। मैं चला रहा हूँ आजकल टिकटॉक पे ऐड, लेकिन लोकली पाकिस्तान के लिए। मैंने अपना क्लोथिंग का ब्रांड एक स्टार्ट किया, साथ उसके लिए चला रहा हूँ मैं। टिकटॉक के ऊपर भी ऐड चल रही है। अगर ऐड नहीं भी चल रही तो आप टिकटॉक के एल्गोरिथम को समझे कि टिकटॉक कैसे आपको फॉर यू पे लेके जाता है। उसके लिए मैं कुछ अर्से के लिए टिकटॉकर भी बना था, टिकटॉक को समझने के लिए। मैंने काफी टिकटॉक अपनी वीडियोस बनाई, उनको चलाया, मैं फॉर यू पे आया, फिर मुझे आइडिया हुआ अच्छा टिकटॉक इस तरह काम करता है। अब उसका क्या फायदा होगा, मैं टिकटॉक ऐड चलाए बगैर भी ट्रैफिक लेके जा सकता हूँ। यूनिक कस्टमर्स को दिखानी है ना अपनी वीडियोस, सिंपल वीडियोस बनाई जाए, टिकटॉक पे चलाई जाए। टिकटॉक पे वीडियो सिर्फ क्या कहते हैं हैशटैग्स, हैशटैग्स का कमाल है जी सारा। वो जो हैश लगा के टैग लिखे होते हैं ना, उनका कमाल है सारा, कि वो आपको कहां कहां पे दिखाएंगे। सही है ना? तो टिकटॉक पे अब ऐड ना भी चले, आप वीडियोस रोज की 4 लगाएं। रोज की 4, ज्यादा नहीं बता रहा, छोटी सी अभी बेसिक टिकटॉक समझा रहा हूँ। रोज की 4 वीडियो लगाएं, हैशटैग अच्छे यूज करें, 10-15 दिन इस चीज को कंटिन्यू रखें, कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंसी के साथ इसको रिपीट करते जाएं। सर आपकी वीडियो फॉर यू पे आने लग जाएगी। जैसे ही आपकी वीडियो फॉर यू पे आने लगी, आप हर वीडियो के नीचे आपने आपको चाहिए, आपने लिंक दिया हो अपनी वेबसाइट का, अपनी अमेज़न लिस्टिंग का, सर वो उस लिंक पे टैप करके वहां आपकी वहां ऑर्गेनिकली जाने लग जाएगी, एड्स की जरूरत ही नहीं। सही है ना? इंस्टाग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम एक ही बात है जी। और क्या रह गया लॉन्चिंग में बात करने के लिए? सर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ठीक है, ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है अमेज़न की लॉन्चिंग के लिए। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, सिंपल सा आपको इसके भी बताने लगा हूं कि इन्फ्लुएंसर क्या होते हैं। सर सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स वो होते हैं जिनके पास फैंस बहुत है, जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत है। समझ रहे हैं? ये इन्फ्लुएंसर होते हैं। आपके टिकटॉकर जितने भी हैं वेले हैं हमारे लिए, सर वो हमसे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर्स बन चुके हैं। वो पागल नहीं है कि सारा दिन वीडियोस बनाते रहते हैं और हर वीडियो में नए से नया ड्रेस बनने से बनना समझना चल रहा होता है उनका ड्रेस। सर उनको ब्रांड्स वाले हायर करते हैं कि ये लो सूट मारा, ये पहनो, वीडियो बनाओ, तुम्हारे पास तो 10,000 फॉलोवर्स हैं, वो देखेंगे, बीच में हमारे ब्रांड का नाम भी ले लेना यार, हम आपको इतने पैसे देंगे। ये इन्फ्लुएंसर होते हैं। ठीक है, तो इसमें सेलिब्रिटीज भी आ जाते हैं, लेकिन सेलिब्रिटीज जरा हाई लेवल के इन्फ्लुएंसर है जो ऑलरेडी फेमस है। इसमें आजकल जो पाकिस्तान में चल रहे इन्फ्लुएंसर वो सिर्फ टिकटॉक कर ही है। यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर है मतलब पॉडकास्ट करने वाले, पॉडकास्ट जो 3-4 लोग बैठ के डिस्कशन शुरू कर देते हैं, पॉडकास्ट हो रही। अब एक का चैनल फेमस हो गया यूट्यूब का, सर वो भी इन्फ्लुएंसर है। उसको मैं कहूँ यार ये लो मेरा बैम्बू स्टीमर की तरह 2-3 तारीफें कर दो, तुम्हारे पास तो 10 लाख सब्सक्राइबर है। सही है ना? वो उससे क्या फायदा होगा, वो जब 10 लाख को बताएगा कि ये मैंने यूज की, प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, इस पे क्लिक करो, बाय करो, आप भी हेल्दी हो जाओगे। यार 10 लाख में से 10 आ जाएंगे, 10 ने आगे बाय किया, मेरा $300 बन जाएगा। समझ रहे बात को? अगर $30 की मेरी प्रोडक्ट है, $300 बन गया। इन्फ्लुएंसर ने मुझसे लिए $20, ये 3-4 मिनट की वीडियो लगाने के, लेट्स सपोज 300 में से $20 निकाल दो, मेरा क्या नुकसान गया जी? मैं शायद पीपीसी में $300 लगा के 600 की सेल भी ना उठा पाता, जो मैंने इधर $30 लगा के, $20 लगा के 280 की सेल उठा ली। समझ रहे? तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ये है। अब सिर्फ हमारी पीपीसी रह गई है, इंशाल्लाह कल से अब हम पीपीसी पे काम शुरू करें।
ठीक है जी, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की समझ आ गई। ये इन्फ्लुएंसर है। अब आपको इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, टिकटॉक पे मिल जाएंगे, लेकिन टिकटॉक का थोड़ा सा मसला है, जिस कंट्री का टिकटॉक है उस कंट्री का मोबाइल नंबर आपके फोन में सेव होगा, तब भी उस कंट्री के लोग आपकी वीडियोस देख सकेंगे या आप उनकी वीडियोस देख सकते हैं। टिकटॉक का ये बड़ा मसला है कि आप लोकेशन जो मर्जी दे दो। मैंने ट्राई की थी यूएसए से टिकटॉक अकाउंट बनवा के यहाँ पे चलाया, तो आगे ऑडियंस पाकिस्तानी आ रही नजर, वीडियोस मुझे पाकिस्तानियों की नजर आ रही। वो फिर मैंने जब इस पे स्टडी की तो पता चला कि जोन सी सिम आपके मोबाइल में होगी ना, टिकटॉक का एल्गोरिथम उसके अकॉर्डिंगली आपको वीडियोस दिखाता है या आपकी वीडियोस उधर तक लेके जाता है। तो इसलिए मैं इंस्टाग्राम के लिए तो नहीं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग टिकटॉक यूज कर सका। इंस्टाग्राम से इन्फ्लुएंसर ढूंढे थे, वो 2-3 यूज किए थे, नॉर्मल रिस्पॉन्स था, कोई अच्छा नहीं था, लेकिन उसके बाद दोबारा ट्राई भी नहीं की। अब इसके अलावा भी बड़े तरीके हैं, अब आप खुद सोचें। सर गेस्ट पोस्टिंग, एसईओ वाले भाई किधर है? नहीं आए आज। गेस्ट पोस्टिंग ऑलरेडी फेमस वेबसाइट्स हैं जिनकी ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, उनको कहो कि यार ये लो $70 $80 या कितने चाहिए, वो बता देते हैं। मैं एक पोस्ट देता हूँ, उस पोस्ट को जरा अपनी वेबसाइट पे पोस्ट कर दो, क्योंकि उसकी ऑलरेडी रोज की 3-4 हजार लोगों की ट्रैफिक है, उसकी वेबसाइट पे ऑलरेडी 4 से 5 हजार लोग जा रहे हैं। वो आपसे 40, 50, $70 लेके आपका पोस्ट लगा देगा, और 3-4 हजार में से भी 100 बंदा तो विजिट करेगा ही ना, फिर वो पोस्ट पढ़ के उधर लिंक भी होगा, लिंक पे क्लिक करेंगे। तो सर यही स्ट्रेटेजीज हो सकती। देखिए ट्रैफिक लाने के तरीके बता रहा हूँ आपको मैं, आउटसाइड दी अमेज़न, जिससे आपको 18% वेटेज भी एक्स्ट्रा मिलेगी। ये मैं वो तरीके बता रहा हूँ। अमेज़न के अंदर जो ट्रैफिक है उसको लाने का एक ही तरीका है जी, वो पीपीसी है। ठीक है ना, जब तक आप रैंक नहीं है, जब आप रैंक हो जाएंगे वो खुद ही आपके तक पहुंचती रहेगी। ये तो मैं बता रहा हूँ कि लॉन्चिंग में और प्रॉफिटेबल को बढ़ाने में, अपने प्रॉफिट को बढ़ाने में आउटसाइड ट्रैफिक बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें जब सीधा पता है कि 18% वेटेज एक्स्ट्रा मिलेगी, तो हम वो 18% क्यों छोड़े। अमेज़न के अंदर आप जब तक चलते रहेंगे, एक हर चीज की एक पीक है। उसकी पीक थी कि आपको डेली के 50 ऑर्डर मिले, आपको डेली के 50 मिलने लग गए, लेकिन इंसान नहीं भरता। हम कहेंगे यार 50 को आप कैसे बढ़ाएं, तो सर तब हमारी ये एक्सटर्नल टेक्निक्स काम आएंगे, हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवाएं। क्योंकि काम हमेशा सस्ती ट्रैफिक लाने का करना है जी, मेरी बात एक पल्ले बांध लें। सस्ती ट्रैफिक, ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सस्ती है। ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सस्ती है, गेस्ट पोस्टिंग सस्ती है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाना सस्ती है। सर पीपीसी सस्ती नहीं है, फेसबुक एड सस्ती नहीं है। लेकिन अगर आप फेसबुक एड्स का भी एक्सपर्ट कोई ढूंढ लें, क्योंकि सारा कुछ तो आप नहीं ना कर सकते, जाहिर बात है। आपसे ये सिर्फ आप स्ट्रेटेजीज बता सकते हैं अपने क्लाइंट को कि भाई मैं हूं आपका असिस्टेंट, मेरा काम है तुम्हें बताना, करने वाले बंदे और हैं, मैं तो कंसल्टेंट हूँ। सही है ना, आपने सिर्फ बताना कि भाई ये देखो फेसबुक स्ट्रेटेजी मैं देता हूँ, बंदा लाओ जो फेसबुक इंप्लीमेंट करे। समझ रहे हैं जी, बाजी ये चीजें थी मेरी। कल को मैं एक दफा आपको बता दूंगा कूपन्स, प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट, सोशल मीडिया प्रोमो कोड। अब जारी बात है इन्फ्लुएंसर्स को हम क्या देते हैं, सोशल मीडिया प्रोमो कोड देते हैं ना इन्फ्लुएंसर्स को। क्यों? इन्फ्लुएंसर से हम पूछते हैं यार तुम्हारी जो ऑडियंस है वो कितने डिस्काउंट पे खुश होती है बाय करने के लिए, वो कह देगा जी 15% पे। फिर हम उसे सोशल प्रोमो कोड बना के देते हैं 15% का, फिर हम उसे वो कोड भेजते हैं कि ये लो अपने ऑडियंस को, अपने फैंस को ये कोड दो और ये वाला लिंक दो, वो आके इधर हमसे बाय कर। ठीक है जी। अब इसमें एक दो और चीजें हैं, लिख लें ताकि मैं भूल ना जाऊं, कल को मुझे याद करवाना वो मैं बताऊंगा। एक तो लिखे टर्म एट्रीब्यूशन, Amazon एट्रीब्यूशन लिंक। एट्रीब्यूशन लिंक हो गया। दूसरी चीज लिखी Amazon ब्रांड रेफरल बोनस। ठीक है जी, ये दो चीजें मुझे कल को याद करवाइएगा, अगर मैं भूल गया तो मैं आपको
ब्रांड रेफरल बोनस। रेफरल मतलब जैसे रेफर नहीं करते हम, हाँ जी वो रेफरल बोनस। अब मैं इन दोनों फीचर्स को कल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये हमारे किस काम आएंगे। उसके बाद हम अल्लाह खैर करे वो देख लेंगे और फिर पीपीसी को अपना स्टार्ट करके 9 सितंबर को आपकी कोर्स को खत्म कर देना। हाँ जी, हाँ वो दोबारा स्टार्ट करने का और कुछ भी कुलिया नहीं है सर। लिस्टिंग को डिलीट करना है और दोबारा से उसको रीलिस्ट करना है। सही है जी। आप जब नए सिरे से जाएंगे, इसको कहते हैं हार्ड रीसेट। सर ये भी दो टर्म्स लिख ही ले, सॉफ्ट रीसेट और हार्ड रीसेट, कल को याद कराइएगा। सॉफ्ट रीसेट और हार्ड रीसेट, यकीन जानिए कोई नहीं बताएगा ये चीज। सॉफ्ट रीसेट और हार्ड रीसेट मुझे भी किसी ने नहीं थी बताई। किसी के पास हेल्प लेने गया था, उसने मुझे कहा ये काम करो तो तुम्हारा मसला सॉर्ट आउट करवा लेते। उससे मैंने सीखी थी ये चीज। बड़े बड़े बंदों को फॉलो किया, किसी ने आज तक नहीं ये बताया कि यार हम लिस्टिंग को डिलीट करके इस तरह भी कर सकते हैं तो हम हनीमून पीरियड में दोबारा भी एंटर हो सकते हैं, क्योंकि उनको खुद नहीं पता। पहले 15 दिन आपके हनीमून पीरियड है। वैसे पता है, मैंने आपको कल भी बताया कि ये कोई अमेज़न की तरफ से टर्म नहीं है कि आप हनीमून पीरियड में हो। ये हमने खुद बनाई है। क्यों? क्योंकि हमें पता, नोट किया है, रिसर्च की गई है या फील किया गया है कि पहले 15-20 दिन अमेज़न रिलैक्सेशन देता है, तो इसलिए उन्होंने इसको हनीमून पीरियड कह दिया बस। ठीक है जी, चले, अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम।